नमस्कार साथियों। पाइथागोरस त्रिक की अपनी क्लास चल रही थी। इसकी पिछली क्लास में हमने देखा था पाइथागोरस प्रमेय के बारे में सामान्य जानकारी और पाइथागोरस त्रिक के समूह के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। तो देखिए, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में मैंने बताया था कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। एक बड़ी भुजा होती है, दो अन्य छोटी भुजाएं होती है। इन भुजाओं पर बने वर्ग, इन भुजाओं की जो लंबाई है, इनकी लंबाई के बराबर की भुजा का अगर हम इन पर वर्ग बनाते हैं तो छोटी भुजाओं पर बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो बड़ी भुजा पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर प्राप्त होता है। तो ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग बराबर सी स्क्वायर। ये जो ए स्क्वायर है वो छोटी भुजा पर बना वर्ग का क्षेत्रफल है, भुजा स्क्वायर होता है इसलिए ए स्क्वायर हो गया, और इसकी भुजा बी है तो बी स्क्वायर हो गया। इन दोनों के वर्गों का योग क्या है? तीसरी बड़ी भुजा पर यानी कि कर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और एक कोण समकोण होता है, और इसके अलावा जो अन्य दो कोण बचते हैं वो दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है। तो पाइथागोरस त्रिक में हमने बताया था कि जो त्रिक होता है उसमें तीन संख्याओं का समूह होता है, 3 4 5 जैसे हमने लिया था। इन भुजाओं से सदैव अगर वो पाइथागोरस त्रिक है या वो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो ये इनका देखो वाइस वर्सा अपन इसको बोल सकते हैं उल्टा पुल्टा। तो ये जैसे 3 और 4 5 है, इनसे हमने एक समकोण त्रिभुज का निर्माण किया तो ये एक पाइथागोरस त्रिक कहलाते हैं। ठीक है, अब इसका उल्टा, अगर कोई समूह में तीन संख्याएं हैं और वो पाइथागोरस त्रिक है तो उनसे बनने वाला त्रिभुज सदैव समकोण त्रिभुज होगा। इसके बाद में हमने इसके बारे में जो सामान्य जानकारी थी उसको मैंने लिखित रूप में आपको दिखाया था। इसे जो त्रिक होता है, पाइथागोरस त्रिक होता है, उससे केवल समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। तीन संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें दो छोटी संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर हो पाइथागोरस त्रिक कहलाता है। मैंने इस पर भी आप पिछले क्लास में डिस्कस किया था। आगे देखो, पाइथागोरस त्रिक के समूह को समान संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल भी पाइथागोरस त्रिक ही होता है। तो ये 3 4 5 को मैंने 2 से गुणा करके बताया था और इसका मान भी ज्ञात किया था। इसके आधार पर आप 3 4 और 5 को गुणा करके इस पर अभ्यास किया होगा, नहीं किया है तो आप जरूर इस पर अभ्यास करें, क्योंकि अभ्यास ही आपको आगे लेके जाएगा। जो जड़ बुद्धि होता है, साइकोलॉजी कहती है, अपनी जो बड़े बुजुर्ग है, शास्त्रों में कहा गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुजान। तो आप जो जितने भी विद्यार्थी रीट के हैं वो इस चैनल से जुड़े हैं, सीख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई जड़ बुद्धि होगा। तो जड़ बुद्धि तो आप हो ही नहीं हो, और फिर भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप स्वयं कल्पना करके देखिए कि आप कहां तक पहुंचे जाएंगे। फिर देखो, पाइथागोरस त्रिक की संख्या समकोण त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करती है। अब जो त्रिक है वो एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं, इसलिए समकोण त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करते हैं। ठीक है, अब एक बात मैंने और बताई थी आपको कि यदि समकोण त्रिभुज पर जो समकोण का कोण बना हुआ रहता है उस बिंदु से यदि हम कर्ण की भुजा पर एक लंब डालते हैं परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस जो भी इसको अपन कहेंगे, कर्ण पर जो अपन लंब डालेंगे उस लंब की जो लंबाई है, ये इस लंब की जो लंबाई है इसको हमने डी से निरूपित किया है। ठीक है, तो व्युत्क्रम पाइथागोरस प्रमेय की मैं बात कर रहा हूं। ओके, तो ये जो दो भुजाएं हैं इसकी कर्ण को छोड़कर, आधार और लंब, इन दोनों भुजाओं के वर्गों के व्युत्क्रम का योग, इन दोनों भुजाओं के वर्गों का व्युत्क्रम का योग, देखो दोनों भुजाओं के वर्गों का ये व्युत्क्रम का योग, ये ए स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर जो है वो समकोण से कर्ण भुजा पर डाले गए लंब की जो भुजा की लंबाई है उसके व्युत्क्रम के वर्ग के बराबर होता है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। अगर कोई संख्या 3 है तो इसका व्युत्क्रम 1/3 होगा। अगर कोई संख्या जेड है तो उसका उल्टा क्या होगा? 1/जेड। अगर कोई संख्या एन है तो उसका व्युत्क्रम या उल्टा क्या होगा? 1/एन। एन तो व्युत्क्रम के वर्ग के बराबर होता है। ओके, इस पर भी आपको देखो क्वेश्चन देखना चाहिए, इस प्रमेय को भी आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि आजकल जो है कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए एक स्तर आगे तक तो आपको इन चीजों को ध्यान रखना ही चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको आपको विशेषता याद रखना है। इसके बाद में देखो अपनी क्लास चलने वाली थी पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करने का सूत्र।
तो देखिए ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, एक तो 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, इतनी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1, ये जो फॉर्मूला व्यापक रूप में डायरेक्ट यहां लिखा गया है, इसका हल अपन यहां नहीं देखेंगे। 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1, ये तीन संख्याओं को निरूपित करते हैं। यदि हम m का कोई भी मान रखे 1, 2, 3, 4, ये m क्या है? प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। m क्या है? प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है यहां पर। यदि हम m का कोई भी मान यहां पर रखते हैं तो हमें पाइथागोरस त्रिक का समूह प्राप्त होता है। और पाइथागोरस त्रिक का समूह प्राप्त होने का मतलब क्या हो गया? हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। हमें समकोण त्रिभुज की तीन भुजाओं का पता चल जाता है। ठीक है, तो इसमें देखो अपन किस तरीके से करते हैं। जैसे यहां पर तो अपन ने पास, जैसे मैंने यहां पर कुछ समूहों का नाम लिख रखा है, 3, 4, 5, ये एक पाइथागोरस त्रिक है। 6, 8, 10, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25, 9, 40, 41, 11, 60, 61, 16, 63, 65, 12, 35 और 37, इन पाइथागोरस त्रिक के समूह में आपको जांच कर पता लगाना है कि कौन कौन से समूह तो त्रिक है और कौन से त्रिक नहीं है। यह अभ्यास के लिए आप क्वेश्चन करना। अब देखो क्वेश्चन आगे किस हिसाब से पूछा जा सकता है। आपको कोई भी एक संख्या दे दी जाए, यहां पर कोई भी एक संख्या दे दी जाए यहां पर, जैसे मान के चलो कि 5 दे दिया, तो आपको यहां पर क्या करना है? उस समूह की अन्य दो जो संख्या है वो ज्ञात करनी है। ओके, तो ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे? आपके पास ये तीन सूत्र दिए गए हैं, m स्क्वायर 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1। तो इन तीनों को आप क्या करेंगे कि इन तीन में से कोई एक संख्या 5 के बराबर है। तो हम सबसे पहले जैसे 2m को 5 के बराबर करते हैं। ये एक संख्या दी गई है समूह की, इसलिए हम क्या मानकर चलेंगे? हम क्या एज्यूम करेंगे? लेट कि इन तीन संख्याओं का जो मान है वो 5 के बराबर होगा किसी एक का। तो जैसे 2m बराबर 5 करते हैं तो m का मान क्या मिलेगा? 5/2। तो 5 में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, इसका मतलब है हम इस समूह को लेके नहीं चलेंगे। आपको ऐसा करना है कि इस समूह को लेके नहीं चलना है। अब आगे अपन बढ़ते हैं। आप आगे वाला समूह ले लीजिए, m स्क्वायर माइनस 1, 5, 5 को m स्क्वायर माइनस 1 के बराबर करके चलना है। इस तरीके से आगे बढ़ना है। अगर कोई अपूर्ण वर्ग संख्या या जिसमें पूरी पूरी भाज्य संख्या प्राप्त नहीं होती है तो उसको छोड़ देना है, आगे वाला समूह ले लेना है, तो वो अपने को पहली के अलावा दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसमें ऐसा ही होना है। तो m स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 1 हो गया 6। अब ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि वर्गमूल इसका निकालेंगे तो ये भी गलत हो गया। अब इधर से m स्क्वायर प्लस 1 को अपन 5 के बराबर करते हैं, तो m स्क्वायर बराबर 5 माइनस 1 यानी कि 4 बच गया। तो m का मान क्या करेंगे? वर्गमूल इसका ज्ञात करेंगे तो अपने को 2 प्राप्त होगा। इसका मतलब है जो एक संख्या 5 अपन लेके चल रहे हैं उसके आधार पर अपने को एक पहली संख्या तो क्या मिल गई? m का मान क्या मिल गया? यहाँ पर 2 प्राप्त हुआ है। m का मान क्या मिला है? 2 प्राप्त हुआ है। जब आप m का मान यहां पर रख दीजिए, 2m तो 2 गुणा 2 बराबर 4, फिर 2 का वर्ग माइनस 1, 4 में से 1 कम हो जाएगा 3, फिर 2 का वर्ग प्लस का 1, 4 में 1 जुड़ जाएगा 5। तो देखो 3, 4, 5, 3, 4, 5 अपने को प्राप्त हो रहा है और एक संख्या 5 अपने को ऑलरेडी प्राप्त हो रही है। तो अन्य दो संख्या कौन सी होगी? 3 और 4। तो जो 5 है वो कौन सी संख्या के बराबर है? m स्क्वायर प्लस 1 के बराबर है। इसमें आप देखो ऐसा भी मान सकते हैं कि जो संख्या आपको दी जाती है वो इन जिस भी संख्या के बराबर मिलता है या जिस भी सूत्र के बराबर होती है वो पहली, दूसरी, तीसरी संख्या होगी। जैसे 5 का मान रखा हमने, इसके बराबर ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, इसके बराबर मिला, मतलब ये बड़ी संख्या हो गई, ये तीसरी संख्या। इसको आप पहली संख्या मान सकते हैं, दूसरी मान सकते हैं, तीसरी मान सकते हैं। तो ये तीसरी संख्या का मान प्राप्त हो गया। फिर बाकी का आप m का मान अन्य दो में रखो और दो संख्याएं और ज्ञात कर लीजिए। इस तरीके से करके आपको देखना होगा। तो बने रहिए दिव्यम क्लासेस के साथ और सीखते रहिए। लाइक जरूर करें। धन्यवाद।